नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। और अब हम, क्योंकि एडमिट कार्ड आ चुके हैं एस्टेट के, तो हम जितना सुपर फास्ट तरीके से हो सकेगा उतना ज़्यादा जल्दी ज़्यादा सिलेबस को और ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि उन चीज़ों का फ़ायदा सभी कैंडिडेट्स को मिल सके जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो साथियों, बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए, तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक अभिप्रेरणा। तो ये सुपर फास्ट तरीके से कराएंगे, बिल्कुल बहुत जल्दी और सारी चीज़ों को कवर करके, ठीक है। तो अभिप्रेरणा है मोटिवेशन। और मोटिवेशन क्या होता है? सबसे पहले मोटिवेशन को अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं, बताइए सबको। उत्पत्ति इसकी लैटिन भाषा से हुई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। मोटम शब्द से मानी जाती है, जिसका टू मूव होता है, बढ़ना, टू मूव, मोशन करना, गति करना, ठीक है। शुरू होती है यहाँ से, जो जो मैटर शुरू होता है, जो तैयारी का, वो यहाँ से शुरू होता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जिसके बाद ऐसी प्रक्रिया जिसके बाद व्यक्ति गतिशील या सक्रिय हो जाता है, वो अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा देखो, कोई भी जैसे टीचर या कोई भी होते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, इस तरीके से हमें मोटिवेट करते हैं। जब हम अपनी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें मतलब बीच में सिस्टम ऐसा होता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है यार नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा, तो मोटिवेट करते हैं, तो एक अलग एनर्जी के साथ, नहीं भाई मेरे को तो करना है, तो हम एक साथ उस तरीके से लग जाते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ लग जाते हैं, ठीक है। वो नई ऊर्जा जो हमारे अंदर भरी जाती है, तो वही होती है अभिप्रेरणा, ठीक है, मोटिवेशन। ऐसी प्रक्रिया जिसके बाद व्यक्ति गतिशील और सक्रिय हो जाता है, बस यही इतना चेंज होता है, गतिशील और सक्रिय हो जाता है, ठीक है, उस चीज को सीखने के लिए, जो भी उसका उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए। अभिप्रेरणा को ही सीखने का हृदय, ये याद रखेंगे, सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्ण पथ और अनिवार्य स्थिति और सीखने का मुख्य कारक, ये कहा जाता है अभिप्रेरणा को, ठीक है। यहां से इतना याद रखेंगे। अगर परिभाषा के लिए कहा जाए तो ऐसे भी कह सकते हैं, अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया या आंतरिक शक्ति है जो अंदर से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए सदैव अभिप्रेरित और प्रोत्साहित करती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, और तब तक प्रेरित करती है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, ठीक है। यही मैं तुम्हें बता रहा था, जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, वो अंदर अंदर से हमें मोटिवेट करती रहती है कि इस काम को करना है, नहीं करना ही है, करना है, ठीक है। तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर है पॉइंट, उद्दीपक नहीं होगा, फिर हमारे पास पॉइंट है प्रेरक, मोटिव्स। ऐसी कोई भी चीज, वस्तु, परिस्थिति, स्थिति, व्यक्ति या स्थान जो हमारी क्रिया को, हमारे व्यवहार को या ध्यान को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, उसे कहते हैं प्रेरक। जो हमारे व्यवहार को या ध्यान को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, उसको प्रेरक कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ऐसा एक निश्चित प्रेरक जो निश्चित परिस्थिति में हमारे ध्यान को या हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, वो उद्दीपक होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पर इसे पढ़ लेना। फिर दिया है उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है? यदि क्रिया के पहले उद्दीपक दिया जाता है, उद्दीपक मैंने पहले ही बता दिया, तो मैं ऐसा एक निश्चित प्रेरक जो निश्चित परिस्थिति में हमारे ध्यान को या हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। यदि क्रिया के पहले उद्दीपक दिया जाता है, ठीक है, तो वो उद्दीपक है, उद्दीपक कहलाता है। लेकिन उद्दीपक जो क्रिया के दौरान या क्रिया की समाप्ति पर दिया जाता है, ठीक है, या तो काम करने के दौरान दिया जाए या काम करने के समाप्ति पर दिया जाए, तो उसे पुनर्वलन कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पुनर्वलन वाला। उद्दीपक का भी आ जाता है, प्रेरक का भी आ जाता है। और जो पुनर्वलन होता है वो होता है तुम्हारा उद्दीपक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक और पुनर्वलन, और अस्वाभाविक उद्दीपक। और ठीक है, पुनर्वलन भी दो ही तरीके का होता है, सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन। तो एक बार हम उद्दीपक को देख लेते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है? अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। स्वाभाविक उद्दीपक जिसमें स्वतः स्वाभाविक रूप से प्रेरित होकर क्रियाएं की जाती है, स्वाभाविक उद्दीपक होते हैं। जैसे हमें प्यास लगती है तो हमें पानी दिख जाए तो हम स्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है, हमें पानी दिख जाए तो वह स्वाभाविक उद्दीपक होता है, ठीक है। हम खुद ही तो पानी पीने के लिए जाएंगे, ठीक है, उसमें अनकंडीशनल होता है। फिर है अस्वाभाविक उद्दीपक।
कंडीशनल स्टिमुलस, अस्वाभाविक उद्दीपक जो कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जुड़ जाता है और उसके अनुकूलित बन जाता है, तब जाकर उससे क्रियाएं प्रेरित होती है, अस्वाभाविक उद्दीपक होता है। हमें प्यास लगती है, जैसे हमें पता चला कि मटकी में है पानी, तो दूर दिखाई देती है, तो हम मटकी को देखकर हमें पानी की संतुष्टि मिलती है कि हाँ हमें मटकी में पानी तो मिल ही जाएगा। फिर नेक्स्ट है पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट, ऐसा उद्दीपक जो क्रिया के दौरान या क्रिया की समाप्ति पर दिया जाता है। मैंने तुम्हें परिभाषा पुनर्वलन की बता दी थी अभी। पुनर्वलन होता है दो प्रकार का, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक ऐसा पुनर्वलन, इसमें से क्वेश्चन मिलता है भाई पेपर में, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये सारी चीज़ें छोटी छोटी मत समझना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, फिर तुम ये गलत करके आओगे और फिर ये मतलब तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, सकारात्मक पुनर्वलन, ऐसा पुनर्वलन जो सही अनुक्रियाओं की दर को बढ़ाता है। ठीक है, सही अनुक्रियाओं की दर को बढ़ाता है, वो होता है सकारात्मक। और नकारात्मक होता है ऐसा पुनर्वलन जो सही अनुक्रियाओं की दर को कम करता है, वो नकारात्मक पुनर्वलन होता है। ठीक है, फिर है तुम्हारा संबंधन, जो बॉन्ड होता है। यदि किसी क्रिया को स्वाभाविक उद्दीपक से जोड़ा जाता है तो इसे सहबंधन कहते हैं। स्वाभाविक क्रिया से जोड़ा जाता है किसी क्रिया को, और सहबंधन के जनक थॉर्नडाइक हैं। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है ये पहले। ठीक है, इसलिए मार्क किया हुआ है। ठीक है भाई, तो स्वाभाविक उद्दीपक से जोड़ा जाता है किसी क्रिया को तो वो सहबंधन होता है, और सहबंधन के जनक, संबंधन के जनक थॉर्नडाइक। ठीक, अनुबंधन क्या होता है? यदि क्रिया को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है तो अनुबंधन होता है, और अनुबंधन के जनक पावलोव। ठीक है, पावलोव। ठीक है भाई, और पावलोव ने सिद्धांत दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। मैंने तुम्हें कनेक्ट करके बताया था, क्लास की कंडीशन, क्लासिकल से क्लास लिया मैंने, कंडीशनिंग से कंडीशन लिया, और ये लव कनेक्ट करवाया था, लव। ठीक है, कि क्लास की कंडीशन ये है कि भाई लव नहीं करना है क्लास में। ठीक है, लव नहीं, लव करोगे तो फिर पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्ट करके बताया था मैंने। ठीक है भाई, फिर यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, गुण की परिभाषा की जाती है कि अभिप्रेरणा की परिभाषा, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसी को अभिप्रेरणा कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मार्क किया हुआ है मैंने। फिर नेक्स्ट है हमारा, बालकों को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक या आंतरिक प्रेरणा का प्रयोग अधिक उत्तम समझा जाता है। ठीक है, नकारात्मक प्रेरणा बालक की कार्य में अरुचि उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, इसलिए जो पॉजिटिव सकारात्मक प्रेरणा होती है उसको दिया जाना बेहतर समझा जाता है। फिर अब अभिप्रेरणा के सोपान देख लेते हैं। अभिप्रेरणा के सोपान दिए हैं। अभिप्रेरणा के सोपान, सोर्सेस या सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ये क्या होते हैं? पहले नंबर पे आवश्यकताएं होती हैं जिनको नीड्स कहते हैं, दूसरे नंबर पे चालक होते हैं ड्राइव्स, और तीसरे नंबर पे प्रोत्साहन इंसेंटिव्स। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें देखते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में देख, तो क्या होती हैं आवश्यकताएं, नीड्स क्या होती हैं? प्रत्येक प्राणी की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं, जल, वायु, भोजन, ये होती हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं। आवश्यकता की पूर्ति न होने पर शरीर में तनाव और असंतुलन होता है, जिसके फलस्वरूप प्राणी क्रियाशील होता है। ठीक है, आवश्यकता होती हैं दो प्रकार से होती हैं, कमी से होती हैं और एक वृद्धि से। ठीक है, और आवश्यकता के बारे में देखते हैं। आवश्यकता होती हैं दो प्रकार की, अनिवार्य आवश्यकता, ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक हो, उसे अनिवार्य आवश्यकता कहते हैं। भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग, काम, विश्राम, ये सब अनिवार्य होती हैं। और अनिवार्य जो आवश्यकता होती हैं ये शारीरिक, जैविक और जन्मजात होती हैं, वे सभी में समान रूप से पाई जाती हैं मोस्टली। ये प्राथमिक प्रेरक से प्रेरित और अचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती हैं। इनका अभिप्रेरणात्मक चक्र चक्रीय होता है। ठीक है, ये याद रखना, अभिप्रेरणात्मक जो चक्र होता है वो चक्रीय होता है। गैर अनिवार्य में ये होती हैं ऐसी आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति अत्यंत आवश्यक नहीं हो, गैर अनिवार्य आवश्यकता कहलाती हैं। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यकता आवश्यक मानी जाती हैं। ठीक है, इतना यहाँ से देखेंगे। और ये गैर वाली थी जो मैंने बताया, गैर अनिवार्य, ये क्या होता है? गैर अनिवार्य आवश्यकता वातावरण, समाज से अर्जित और मानसिक आवश्यकता होती हैं।
इसे कृत्रिम आवश्यकताएं या सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता भी कहते हैं। ये द्वितीयक प्रेरक से प्रेरित होती हैं और इन्हें क्या कहते हैं, अभिप्रेरणात्मक चक्र संज्ञानात्मक। ठीक है, इनका अभिप्रेरणात्मक चक्र संज्ञानात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं चालक के बारे में। चालक या अंतर्नोद या प्रणोद भी कहते हैं। ड्राइव्स क्या होते हैं? शब्द चालक प्रथम बार वुडवर्थ ने प्रयोग किया चालक शब्द को। जब व्यक्ति में किसी तरह की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है और वह पहले से अधिक सक्रिय और तनावग्रस्त हो जाता है। जैसे पानी की आवश्यकता है, उसे पानी कहाँ है, देखा पानी, खा रखा पानी, इस तरीके से उसमें प्यास जो होती है उसकी, वो क्या कहलाती है? चालक, अगर उसे प्यास लगी है तो। ठीक है भाई। फिर थर्ड नंबर पे उद्दीपक स्टिमुलस, जिसके प्रोत्साहन, इंसेंटिव, लक्ष्य भी कहते हैं, गोल भी कहते हैं। ठीक है, लक्ष्य गोल। तो ये क्या होता है? आवश्यकता उत्पन्न होने के कारण चालक की उत्पत्ति होती है और उद्दीपक द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है। उद्दीपक के मिलने पर चालक शांत हो जाता है और तनाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या कह सकते हैं, भोजन तथा पानी धनात्मक प्रोत्साहन है, दंड आलोचना ऋणात्मक प्रोत्साहन के उदाहरण है, इस तरीके से। ठीक है भाई। तो यहाँ देखो, भूख जैसे लगी हुई थी तो भूख के लिए भोजन चाहिए, ये चालक है। ठीक है, और प्रोत्साहन, भोजन क्या है? प्रोत्साहन। भूख क्या है? चालक। भोजन प्रोत्साहन है और प्यास जो है चालक। इस तरीके से ये यहाँ इन्हें ध्यान से देख लेंगे। फिर तुम्हारा शुरू होता है प्रेरकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। अभिप्रेरक वह स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए निरंतर प्रेरित करती है, अभिप्रेरक कहलाती है। तो ये अलग अलग तरीके से इन्होंने, किसी मैस्लो ने देखो ये बताया है कि जो प्रेरक होते हैं जन्मजात और अर्जित होते हैं। थॉमसन ने क्या बताया है कि थॉमसन ने स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक बताए हैं। और नीचे गैरेट ने बताए जैविक या दैहिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक और मनोवैज्ञानिक प्रेरक। प्रेरक जो आवश्यकताओं को प्रेरित करते हैं प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक, प्राइमरी मोटिव्स, ऐसे प्रेरक जो अनिवार्य आवश्यकताओं को प्रेरित करता है, प्राथमिक प्रेरक कहलाता है। व्यक्ति में इनकी उपस्थिति जन्मजात होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। मैस्लो ने इन्हें जन्मजात प्रेरक, थॉमसन ने इन्हें स्वाभाविक प्रेरक और गैरेट ने इन्हें जैविक या दैहिक प्रेरक कहा है। ठीक है, और इन्हें अनिवार्य प्रेरक भी कहा जाता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है, इसमें से क्वेश्चन आता है भाई, प्राथमिक प्रेरक कौन कौन से होते हैं, द्वितीयक प्रेरक कौन कौन से होते हैं। फिर तुम्हारे हैं द्वितीयक प्रेरक जो होते हैं, सेकेंडरी मोटिव्स, ऐसे प्रेरक जो गैर अनिवार्य आवश्यकताओं को प्रेरित करते हैं, द्वितीयक प्रेरक होते हैं। उपलब्धि, सत्ता, अनुमोदन आदि। मैस्लो ने इन्हें क्या कहा है? अर्जित प्रेरक। थॉमसन ने इन्हें कृत्रिम प्रेरक कहा है और गैरेट ने इन्हें मनोवैज्ञानिक या सामाजिक प्रेरक कहा है। ठीक है, इस तरीके से इनको याद रखेंगे। फिर हम देखेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। आवश्यकता से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक के संपूर्ण घटनाक्रम को अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा बराबर होती है आवश्यकता, उसमें जरूरत पड़ती है, चालक की जरूरत पड़ती है और लक्ष्य की। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की, सकारात्मक, प्राकृतिक। सकारात्मक को ही क्या कहा जाता है? प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा। जो स्वयं से प्रेरित होती है उसे सकारात्मक कहा जाता है। ऐसी अभिप्रेरणा जो स्वयं से प्रेरित होती है, खुद हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। ठीक है, हमें किसी काम को करने में आनंद आ रहा है और हम खुद ही उसे करे जा रहे हैं, खुद ही करे जा रहे हैं, मतलब हमें उसे बाहर की मोटिवेशन की या किसी तरीके की जरूरत नहीं पड़ रही, हम खुद अपने अंदर ही अंदर मोटिवेट हो रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो वो ही सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाएगी। ठीक है, फिर होती है तुम्हारी नकारात्मक या कृत्रिम या बाह्य अभिप्रेरणा। ऐसी अभिप्रेरणा बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से न कर किसी दूसरे के दबाव से, किसी दूसरे की इच्छा से, किसी दूसरे के बाह्य प्रभाव के कारण करता है। ठीक है, बाह्य दबाव के कारण करता है, उसे नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे एक बच्चा गणित के प्रश्न इसलिए हल करता है कि उसे दंड नहीं मिले। ठीक है, क्योंकि स्कूल में टीचर अगर मारेगा जा करके तो वो तभी तो उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके लेके जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो खुद ही अपने ही हिसाब से उन्हें करने में उन्हें खुशी मिलती है, तो वो तो होते हैं जिन्हें अपने आप करने में बढ़िया अच्छा लगता है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो। सकारात्मक प्रेरणा भी कह सकते हैं अभिप्रेरणा। लेकिन नकारात्मक की वो डर की वजह से कर रहा है कि भाई वो करके नहीं ले गया तो उसमें पिटाई लगेगी। फिर अभिप्रेरणा के चक्र होते हैं। आवश्यकता से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक के 3 चरणों के चक्रीय क्रम को अभिप्रेरणा तक चक्र कहते हैं। ये होता है अभिप्रेरणात्मक चक्र, जो होता है 2 प्रकार का होता है। चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र, ऐसा अभिप्रेरणात्मक चक्र जो स्वतः स्वाभाविक रूप से जारी रहता है, ये होता है चक्रीय। भूख, प्यास, नींद, ये मतलब सारी चीज़ें ये अपने आप ही रहती हैं, तो ये सारे किस्म आ जाते हैं
चक्रीय अभिप्रेरणात्मक दिन, जैसे अगले दिन पुनः यही कार्य दोहराना है, ठीक है। क्योंकि ये हर रोज की रोजमर्रा की जिंदगी में ये चलता रहता है कि जैसे हमें भूख प्यास या नींद, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे डेली की रूटीन में रहती हैं कि भाई भूख हमें डेली लगेगी और नींद हम डेली लेंगे, ठीक है। इस तरीके से खाना हमें डेली खाना है, इस तरीके से ये होती हैं चक्र। फिर होती हैं दूसरे नंबर पे संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र। ऐसा अभिप्रेरणात्मक चक्र जो स्वयं नहीं चलता बल्कि संज्ञान के द्वारा चलाया जाता है, संज्ञानात्मक होता है। जैसे अब की बार तो जैसे हमने टीजीटी में सिलेक्शन ले लिया, लेकिन फिर हमारे मन में क्या है, क्या रहेगा आगे कि नहीं भाई मेरे को तो अब पीजीटी में सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करने लग जाना, उसके लिए माइंड अपना बनाने लग जाना, वो सब इसमें आता है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र में, ठीक है। फिर मेन हमारा शुरू होता है यहाँ से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, जो जिनसे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं पुटअप किए जाते हैं। तो व्यवहार के सिद्धांत का वैज्ञानिक प्रतिपादन डेकार्टे ने किया, डेकार्टे के बाद थॉमस हॉब्स ने किया, मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर व्यवहार की व्याख्या की। तो सबसे पहले सिद्धांत देखो, फिर क्या देखते हैं, हमें देखना है तुम्हारा अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। इंस्टिक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये याद रखना भाई, क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 में किसने किया, विलियम मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति से जहाँ रिलेटेड ज़्यादा आता आएगा वो कौन आएगा, मैकडूगल। और मैकडूगल को मैंने कनेक्ट करना बताया था, ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत इस तरीके से कि मैंने बताया था डूगल मतलब दो गल, गल मीन्स होता है बातें करना, उसकी मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। दो गल ना करना मतलब दो बातें करना, या बातें करना उसकी क्या है, मूल प्रवृत्ति में है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कनेक्ट कर लें, मैकडूगल। मैकडूगल का मैंने तुम्हें बता दिया है 1908 में, ठीक है। मैकडूगल को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, डू गल, गल मीन्स करना है, बातें करना, पंजाबी भाषा में बोलते हैं गल्ला, ठीक है। और डू मीन्स करना, बातें करना उसकी मूल प्रवृत्ति में है, ठीक है, वो बातें ज़्यादा करता है। फिर पॉइंट तुम्हें यहाँ याद रखना है, मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जेम्स ने किया, ठीक है। सर्वप्रथम मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया, विलियम जेम्स ने। परंतु एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को प्रस्तुत मैकडूगल ने किया। ये ध्यान रखना, मूल प्रवृत्ति के जनक कौन किसको कहा जाता है, मैकडूगल को कहा जाता है। ये याद रखना, यहाँ से याद कर लेना, बिल्कुल आता है क्वेश्चन, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुट अप हुआ है, तो बिल्कुल बारीकी से इसे देख लेना। और मैंने इसे तुम्हें कनेक्ट करना बता दिया, मूल प्रवृत्ति में है उसकी बातें करना, डूगल, बातें करना, ठीक है। फिर क्या है, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं विलियम मैकडूगल के द्वारा, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होता है, ठीक है। और ये संवेग हम देख लेते हैं, तो इन मूल प्रवृत्तियों को देख लेते हैं, मैकडूगल ने जो दी हैं इनमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट दिए हैं और ये इमोशन संवेग उनके दिए हैं। पलायन या भागने की प्रवृत्ति, एस्केप जो होता है वो भय होता है, डर, ठीक है। युयुत्सा या युद्ध प्रियता की प्रवृत्ति, कॉम्बैट जो होता है उसे क्रोध, एंगर कहते हैं। अप्रियता, विकर्षण, दूसरों को नापसंद करने की प्रवृत्ति, रिपल्सन जो होता है घृणा होती है। संतान कामना या शिशु रक्षा की प्रवृत्ति, ये क्या होती है, ये क्या होती है, संतान कामना की वात्सल्य होती है, ठीक है। संवेदना या दया की प्रवृत्ति, अपील जो होती है वो कष्ट, काम प्रवृत्ति कामुकता, ये ध्यान रखना इसे भी। और क्वेश्चन कई बार यहाँ से आया है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, उसका संवेग क्या होता है, ये आश्चर्य होता है, वंडर। स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति, सबमिशन जो होता है आत्महीनता, ये तो देख ही सकते हैं भाई, अपने आप में हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। गौरव या आत्म प्रदर्शन, श्रेष्ठता की प्रवृत्ति, आत्माभिमान होता है। सामूहिकता का भाव, एकाकीपन। भोजनान्वेषण की प्रवृत्ति, अन्वेषण खोजना, भूख, सीकिंग, भूख होता है। संग्रहण अधिकार की प्रवृत्ति, अधिकार भावना, स्वामित्व। रचनात्मक, सृजनात्मकता की प्रवृत्ति, रचनाभूति। और हास्य की प्रवृत्ति, ये आमोद होता है, ठीक है। इनको ऐसे याद रख लेना कि और क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एक तो ये मूल प्रवृत्ति बता देता है, उसे संवेग बताना पड़ता है। एक ये आ जाता है कि जो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, इनमें से बताओ, ऑप्शन दे देगा, और इनमें से कौन सी मूल प्रवृत्ति में नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ये नीचे दी हुई हैं इस तरीके से सारी, एक एक करके, तो इनको सबको एक बार
देख लेना। फिर दूसरे नंबर पे दिया अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत या आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत या स्वयं यथार्थीकरण का सिद्धांत। पहला मैंने बता दिया है तुम्हें, पहला कौन सा सिद्धांत था, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जो मैकडूगल ने दिया। फिर ये इसको देख लेंगे, ये अब्राहम मैस्लो ने दिया अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत। ठीक है, ठीक है भाई। इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो, देखिए अभिप्रेरणा का मांग, हमारी मांग है क्या, हम मांग कर रहे हैं अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैस से मसल, इनको ऐसे मसल काउंट कर लेना, हम मसल को स्ट्रॉन्ग करने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, हमें अपनी स्ट्रॉन्ग मसल्स को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, या मांग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई। फिर आगे तीसरे नंबर पे तुम्हारा ये है अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। ठीक है, इसको याद रखना है तुम्हें कैसे, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। तो देखो अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। अभिप्रेरणा ये तो तुम्हें याद रखने का, प्रणोद न्यूनता, प्रणोद न्यूनता, ठीक है, का सिद्धांत। तो देखो प्रणोद न्यूनता को कैसे कनेक्ट करोगे, इस प्रणोद में से प्रण ले लो, प्रण। ठीक है, हमने प्रण प्रण लियो भाई क्वेश्चंस को हल करने का। पेपर में तुम्हें प्रण लेना है कि क्वेश्चंस हमें सारे हल करने हैं, सॉल्व करने हैं, और ये 1943 में दिया गया। इस तरीके से इसे कनेक्ट कर सकते हो। प्रणोद को प्रण लेंगे, इसमें से प्रण ले लियो भाई, और किसको, प्रश्न को हल करने का, सारे प्रश्न को हल करने का प्रण लेना है। ठीक है, हल करने हैं सारे प्रश्न, उसका प्रण लेना है। ठीक है, फिर तुम्हारा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये किसने दिया, सिगमंड फ्राइड ने। बस इतना याद रखना, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं आता है, बस डायरेक्ट पूछा जाएगा, पूछा गया तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, अभिप्रेरणा का जो भी है। तो देखो इसे कनेक्ट करने के लिए कैसे कर सकते हो, मन का विश्लेषण, मनोविश्लेषण का है ना, मन का विश्लेषण, इसको फ्राई को बनाओ फ्री, कि मन का विश्लेषण फ्री तरीके से कर सकते हो। फ्री मन का विश्लेषण फ्री होकर करो तो आसानी से कर पाओगे अपने मन का। फिर एक क्वेश्चन आता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया, ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। देखो फिर क्या दिया है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, तो क्या किस तरीके से इसे याद कर सकते हो, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये दिया डेविड सी मैकक्लीलैंड ने। ठीक है, तो इसको कैसे याद कर सकते हो, इसे याद करने के लिए इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो कि भाई डे में हमें जहाज को लैंड कराना है। ठीक है, लैंड कराना है दिन दिन में जहाज को। ठीक है, डे में ही लैंड कराना है जहाज को, अगर रात हो गई तो फिर दिक्कत होगी, और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी अगर दिन दिन में हमने जहाज को लैंड करा दिया। ठीक है, हम मतलब हमारा पूरा सफ़र कंप्लीट हो जाएगा दिन में, तो ये हमारी एक उपलब्धि रहेगी। ठीक है, डे में हमने हवाई जहाज को लैंड कराना मीन्स उतारना। ठीक है, डे में अगर हमने उसे लैंड करा दिया तो इसका मतलब है कि हमारी उपलब्धि पूरी हो जाएगी, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस तरीके से इसे कनेक्ट कर लेना। देखो जी, फिर मैं यहाँ से तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। इस तरीके से देखो, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को क्या बनाता है, प्रभावपूर्ण, प्रभावहीन, अधिक उपयोगी। तो ये क्या बनाता है, प्रभावहीन। पुरस्कार और दंड, ठीक है, अगर वो अनुचित तरीके से प्रयोग किया जा रहा है तो वो अधिगम को क्या बनाएगा, प्रभावहीन ही बनाएगा। ठीक है, फिर है भूख और प्यास हैं, क्या है, व्यक्तिगत प्रेरक हैं, जन्मजात प्रेरक हैं, सामाजिक प्रेरक हैं, अर्जित प्रेरक हैं। तो ये होते हैं भूख और प्यास, क्या होते हैं, जन्मजात प्रेरक होते हैं। फिर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं, आवश्यकता, चालक, प्रेरक या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी होने चाहिए। ठीक है, आवश्यकता, चालक और ये प्रेरक सभी क्या हैं, अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये सिद्धांत दिए हैं, मैंने तुम्हें कनेक्ट करा दिया था। मसल्स हमें क्या करनी है, आवश्यकता है उनको क्या करने की, स्ट्रॉन्ग करने की। मसल्स को क्या है, आवश्यकता है स्ट्रॉन्ग करने की। ठीक है, इस तरीके से मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, या इसे आवश्यकता या मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। मांग है हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की। इस तरीके से ये सही आंसर उसका होगा।
नेक्स्ट देख लो जी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहा है, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा, ठीक है, विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। गलाकाट प्रतियोगिता का प्रोत्साहन करना ही नहीं कह सकते। विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखना, ये भी नहीं कह सकते। नई तकनीक और नई विधियों का प्रयोग करना, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। तो शुरू नेक्स्ट देखते हैं। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष करता है, ठीक है। गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरीके से संघर्ष करता है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। प्रेरक होता है, व्यक्तिगत विशेषक होता है, संवेग होता है, प्रत्यक्षण। ये प्रेरक होता है, मतलब उसके खुद के अंदर से ही आंतरिक बल है, अपने आप ही उसके अंदर से आवाज आ रही है। नेक्स्ट है प्राथमिक आवश्यकताओं को क्या दिया हुआ है, प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है। तो प्राथमिक आवश्यकताओं को दैहिक आवश्यकता भी कहते हैं, जिन शारीरिक आवश्यकताएं इस तरीके से कहते हैं। देखो फिर क्या क्वेश्चन है, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है। तो प्रक्षेपण विधि द्वारा किया जाता है अचेतन मन का, ये याद रखना। देखो फिर नेक्स्ट ये परिभाषा दी है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिकता है, ये मैकडूगल का। और मैकडूगल ने एक सिद्धांत कौन सा दिया है, मैंने तुम्हें बताया है। मैकडूगल का सिद्धांत कौन सा था, कनेक्ट करके बताया था। क्या बताया था मैंने, मैकडूगल, डूगल मतलब उसकी बात करने की, गल होता है बात करना, डू होता है करना, ठीक है। बात करने की क्या है, मूल प्रवृत्ति। इस तरीके से मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, अभिप्रेरणा का, ये मैकडूगल के द्वारा दिया गया। ये इस तरीके से कनेक्ट कराया मैंने, ध्यान रखना। देखो फिर भाई यहीं से ही हम बहुत जल्दी जल्दी इसका और देख लेते हैं एक बार। थिंकिंग, चिंतन, ठीक है। तो ये क्या है, इस मानसिक प्रक्रिया में बहुधा स्मृति करना, कल्पना, अनुमान आदि मानसिक प्रतिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ड्रेवर ने चिंतन को मन की क्रिया कहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, समस्या होती है, उसके प्रति चिंतन किया जाता है समाधान के लिए, और ये मानसिक गत्यात्मक क्रियाएं की जाती हैं। फिर क्वेश्चन क्या आता है, चिंतन के प्रकार, ठीक है। चिंतन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है प्रत्यक्षात्मक या मूर्त चिंतन। वह चिंतन की सरल विधि है। चिंतन में किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रत्यक्षीकरण से प्रारंभ होता है, ठीक है। या प्रत्यक्ष बोध या प्रत्यक्षीकरण, इस प्रकार के चिंतन के आधार होते हैं। फिर तुम्हारा क्या है, कल्पनात्मक चिंतन या सृजनात्मक चिंतन जैसे कहते हैं। इसमें कल्पना की जाती है, ठीक है, नवीनता का सृजन किया जाता है। इसका चिंतन का मुख्य उद्देश्य नवीनता का सृजन करना, ठीक है, नए संबंधों की खोज करता है, ठीक है। इस तरीके से ये तुम्हारा कल्पनात्मक चिंतन हो जाएगा। और लास्ट में तुम्हारा दिया है प्रत्यात्मक चिंतन, ठीक है। और ये लास्ट में तार्किक चिंतन, ठीक है। ये प्रत्यात्मक चिंतन क्या होता है, प्रतीक चिन्हों कुछ शब्दों के आधार पर चिंतन को इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। प्रत्यक्ष चिंतन, यह चिंतन प्रत्यक्ष चिंतन से श्रेष्ठ माना जाता है। फिर तार्किक चिंतन होता है किसी समस्या के समाधान से रिलेटेड होता है इस चिंतन को, ठीक है। सरल समस्याओं की अपेक्षा जटिल समस्याओं को हल करना होता है। इस समस्या का मुख्य उद्देश्य सरल समस्याओं की अपेक्षा जटिल समस्याओं को हल करना जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किया है, 7 वर्ष की अवस्था से लगभग 15 वर्ष की अवस्था तक चिंतन का विकास तीव्र गति से होता है। चिंतन का विकास कौन सी स्टेज में ज़्यादा होता है, तो वो 7 से 15 तक के बीच में चिंतन का विकास तीव्र गति से होता है, ये याद रखना। फिर है संकल्पना मानचित्रण। इसे संकल्पना मानचित्रण के प्रवर्तक कौन है, जोसेफ डी नोवक, ठीक है, ठीक है भाई। और ये इस तरीके से इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ देख लेना। यह संप्रत्यय विचार है जिसमें कोई भी बालक पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ता है तथा अधिगम करता है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना। फिर देख लेते हैं यहाँ से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या। तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या जरूरी है, चिंतन के लिए क्या जरूरी है, समस्या होना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट है सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण क्या होता है, प्रबल जिज्ञासा होती है उनके अंदर कुछ भी जानने की, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जिज्ञासा होती है उनके अंदर कि हाँ हमें जानना ही है। फिर नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है, सीटेट में आया भी हुआ है 2013 में। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं, ये इनका चिंतन कैसा होता है, अभिसारी प्रकार का चिंतन होता है प्रतिभाशाली बच्चों में, ठीक है। ये कहा है मैंने प्रतिभाशाली बच्चों में, अभिसारी, ठीक है। फिर है तुम्हारा
देखते हैं प्रतिभाशाली का, मैंने तुम्हें बता दिया। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी उनका चिंतन कैसा होता है, अभिसारी प्रकार का। ठीक है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है, संज्ञानात्मक गतिविधि बताया था मैंने अभी। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी चिंतन से। ठीक है, सृजनात्मकता किससे है, अपसारी चिंतन से, कि बहुत सारे चिंतन वो इस तरीके से कई डायरेक्शंस में होता है, बहुविध चिंतन भी कहते हैं। फिर क्या दिया है, सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो पार्श्वलेटरल चिंतन या समस्या समाधान में अच्छा है। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, ये मैंने कराया है। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो ये मितव्ययिता होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, चिंतन के मुख्य प्रमुख प्रकारों में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है, प्रत्यात्मक होता है और कल्पनात्मक चिंतन होता है, ये सभी होंगे। ठीक है, 3 तरीके के। फिर नेक्स्ट क्या है, बालक के चिंतन विकास में सहायक क्या है, तो ये इसको देखेंगे, भाषा, ज्ञान, उत्तरदायित्व या उपरोक्त सभी, तो ये सभी होगा। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है, यह परिभाषा किस विद्वान की है, तो ये दी है रॉस ने। ठीक है, और देखो ये अभिवृत्ति मापने का कार्य सबसे पहले प्रारंभ किया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो ये सबसे पहले किसने किया, थर्स्टन ने, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से बने रहिए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप इस बार ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। तो साथियों इसी तरीके से बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, ताकि आपके परिवार में या कोई भी आपके रिश्तेदार, जो जानकारी में दोस्त, यार दोस्त जो भी हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचती रहे और उनको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच साथियों।